हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे थे दूसरा चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं अधातु। इसके पिछले वीडियो में धातु देखे थे और एक किस हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थों के प्रकार के अंतर्गत, जिसमें हम तत्व पहला पढ़ रहे थे। तत्व हम देख रहे थे, तत्व में हमने धातु पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अधातु। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा अधातु यानी नॉन मेटल, उसको करेंगे। अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन होकर आप मैसेज भी कर सकते हैं कि यह टॉपिक नहीं समझ में आई, या फिर जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम चैप्टर का नाम नहीं लिखते हैं, सीधे हम हेडिंग डालते हैं अधातु। अधातु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है कि इनके ऋण एक कैसे होते हैं? ऋण विद्युती होते हैं। कैसे होते हैं? ऋण विद्युती तत्व कहते हैं इसको। लिखेंगे इनको ऋण विद्युती क्या कहते हैं? ऋण विद्युती यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी कहते हैं। इनको ऋण विद्युती तत्व भी कहते हैं। इनको जैसे हम देखते हैं कौन कौन से, जैसे कार्बन हो गया सी। ठीक है, अगर इसका पिछला वीडियो देखेंगे ना तो वहाँ हम सोना ना लिखकर सोन लिख दें, लेकिन वहाँ पर फॉर्मूला ये वहाँ सही था। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला बोल रहे हैं लिखेंगे ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, और आपका हो जाएगा फास्फोरस P आदि इत्यादि। क्या है? इत्यादि अधातु प्राय ठोस या गैस होते हैं। ब्रोमीन Br एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। कैसा अधातु है? जो द्रव है या द्रव में उपस्थित रहता है, द्रव है। आधुनिक अभिधारणा के अनुसार अधातु वे तत्व है जो सामान्य अभिक्रियाओं या अभिक्रिया करके क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखिए हमने क्या लिखवाया कि इनको ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं, किसको, अधातु को। जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस इत्यादि। जो अधातुएं प्राय ठोस या गैस में उपस्थित होती हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव में उपस्थित होता है। ठीक है, आधुनिक अभिधारणा के अनुसार इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, यहाँ से लिखिएगा कि अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ से ऋणायन बन जाएगा यह। सेम उसी तरह से जैसे ब्रोमीन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, त्यागा नहीं, ग्रहण किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो ब्रोमीन माइनस हुआ है, क्योंकि कर्जा लिया है। ध्यान दीजिए, ग्रहण मतलब दूसरे से लिया है, इसीलिए इस पर माइनस आया। अगर ये त्यागता तो इस पर प्लस आता। यहाँ पर ग्रहण किया है इसीलिए दूसरे का है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। अगर यहीं क्या करता, धातुएं क्या करती हैं कि दान करती हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे O हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ऐसे करके इस तरह से। यह इतना आपका एग्जाम्पल, इसको याद कर लीजिएगा। इसको अगर पेपर में पूछता है क्या होता है, आप इतना न लिखकर यह लिखते हैं कि धातुएं वे तत्व हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। लिख लीजिए, अधातु कहते हैं। जैसे कि इतने 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हो जाएगा बिल्कुल काम। इतना जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लिखने की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो हम देखते हैं अधातुओं के लक्षण। अधातुओं को हम किस तरह से पहचानेंगे। हमने धातुओं के लक्षण में देखा था कि धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, उनमें तन्यता का गुण होता है, उनको तान कर हम तार बना सकते हैं, पीट कर उसे चादर के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वही है। तो इतना हो गया होगा तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हो गया तो इसको पीछे करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अधातुओं के लक्षण। हम देखने वाले हैं अधातुओं के लक्षण। हमने पहला क्या देखा था धातुओं में, कि धातुएं कैसी होती हैं, रंग सोने की तरह पीला और चांदी की तरह सफेद रंग में देखे थे। ठीक है, तो वही बात करेंगे यहां पर। वे विभिन्न रंगों की होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। दूसरा लिखते हैं तो वे ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये क्या, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाएगा, कार्बन में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन या फिर आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम, इस सभी में
क्या है, धातुएं हैं तो उनमें क्या होता है कि जो विद्युत है प्रवाहित आसानी से हो जाता है, ठीक है, और इनमें होता ही नहीं है। तीसरा लिखते हैं तो ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। इसको पीट कर हम चादर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगला है चौथा, ये सामान्यतः भंगुर होती हैं। ये सामान्यतः भंगुर होती हैं। पांचवा लिखते हैं, पांचवा क्या है कि इनका कोई विशेष, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होता है। छोड़िए पांचवा तो लिख लीजिएगा, पांचवा इनमें कोई विशेष चमक नहीं होता है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में, तो हमने बात की थी कि अधातुएं जो है धातु और अधातु दोनों के गुण के लेकर बैठा रहता है। अधातु की बात करते हैं तो, ठीक है। तो वही अगला हेडिंग है। इतनी बातें देखिए क्लियर है, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि क्या ये बोल रहा है, क्या है, किस तरह से। ये सब बातें पेपर में पूछेंगे तो आप डायरेक्ट डिट्टो लिख कर चले जाएंगे, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको, तीसरा नंबर है, क्या है, उपधातु। उपधातु है जिसको हम बोलेंगे मेटलॉइड, ठीक है, उपधातु। इसको लिखवाएंगे तो क्या लिखवाएंगे कि कुछ तत्व धातु व अधातु के बीच के गुणों को रखते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। तो वहीं लिखेंगे हम, कुछ तत्व धातु तथा अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, ठीक है, जिन्हें उपधातु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। और क्या बात करते हैं, उपधातु कहते हैं जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, अधातु, उपधातु के अंतर्गत आती हैं। अधातु नहीं, सॉरी, यह उपधातु के अंतर्गत आते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हैं, उपधातु हैं। ये धातु की भी और अधातु दोनों के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उसमें क्या था कि धातु में ऊष्मा जा रही थी और अधातु में ऊष्मा नहीं जा रही थी, तो ये क्या जाएगी नहीं जाएगी, दोनों के बीच का मैटर है यहाँ पर, ठीक है। तो वह आगे है, अगला जो हेडिंग है वो है यौगिक। डालिएगा अगला हेडिंग, यौगिक। यौगिक हम देखने वाले हैं। यौगिक किसे कहते हैं, क्या होता है, यह देखेंगे। फिर उसके बाद और सारे टॉपिक हैं जो हम करने वाले हैं आज। देखिएगा यौगिक, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाला आप लिखते रहिए। हमने देखिए
पदार्थों के प्रकार क्या था कि शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, तो उसमें हमने तत्व देखा था। तत्व के बाद तत्व में 3 हमने देखे, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में यौगिक। हमने तत्व देखा, अब देखेंगे यौगिक। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक, यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इसको? कंपाउंड्स। क्या हम बोलेंगे? कंपाउंड्स। ठीक है, यही देखने वाले हैं यौगिक। अगला हेडिंग है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यौगिक ऐसे शुद्ध द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, बेसिक सी बात है। लिखेंगे यौगिक एक ऐसा शुद्ध द्रव्य है जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में रासायनिक क्या करता है? रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक ऐसा शुद्ध द्रव्य है जो द्रव्यमान के अनुसार द्रवों दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। रासायनिक संयोग से बनता है। इनमें क्या रासायनिक संयोग से यह बनता है, निश्चित अनुपात में नहीं। हम कहीं पर बेसिक कम डाल दें, ऐसा नहीं है। बनता है या फिर बना होता है, आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आधुनिक संरचना के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे? आधुनिक संरचना के अनुसार क्या? आधुनिक संरचना के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि यौगिक ऐसा द्रव्य है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न परमाणुओं क्रमांकों के परमाणुओं की संख्याओं एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा अणु बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है? यो लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा, हमें इसको लिख रहा है। ठीक है, वहाँ से लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारी बातें इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही है, सब बातें इम्पोर्टेंट ही हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, आधुनिक संरचना के अनुसार हम लिख रहे हैं क्या कि यौगिक ऐसा शुद्ध द्रव्य है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न परमाणुओं क्रमांकों के परमाणुओं की संख्या
एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा अणु बनाती है। ठीक है, बात वही है जो यहाँ पर है वही यही है। आधुनिक संरचना के अनुसार जो है हमने लिखा है सेम उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, हम दोनों लिखवा दे रहे हैं। आपसे जो पूछता है उसको लिख लीजिएगा, जिस तरह से आपको आसान पड़ता है याद करने के लिए उस तरह से। आज के यौगिक क्या है तो लिख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। उदाहरण देखते हैं, देखिएगा उदाहरण। तो उदाहरण है जल, यानी कि H2O, और क्या, यह एक यौगिक है। H2O क्या है, एक यौगिक है जिनमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर बनाया गया है। सुनिएगा बात को, अगर हम इसके अनुपात की बात करते हैं, द्रव्यमान के अनुसार निश्चित 1/8 अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, अथवा जल परमाणु क्रमांक 1 और 8 के परमाणु संख्या के अनुसार निश्चित अनुपात में है। 1,8 1:8 इसका परमाणु क्रमांक है ना, 1 और 8 परमाणु क्रमांक। और बात करते हैं अणु कितने हैं, तो इस 2 और 1, दो अणु हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, 1 अणु हैं ऑक्सीजन के, 2:1 को। और बात करते हैं शर्करा, क्या बात कर सकते हैं, शर्करा यानी कि शुगर। शुगर क्या है, शुगर यह एक यौगिक है, इसका 1 अणु कार्बन के 12 परमाणु और हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग से बनाता है, जैसे कि C12H22O11। आपसे पूछ सकता है कि शर्करा का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप बात को किस तरह से करना है। शर्करा में कार्बन के कितने क्या है परमाणु हैं, तो 12, एक अणु नहीं होता परमाणु होता। शर्करा के 12 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं, इसके 11 हैं, ठीक है। ये 12 लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, ये 12 है, ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे। और आगे भी है धावन, साधारण नमक है, साधारण में NaCl में क्या है कि 1 परमाणु है, दोनों Na के भी और Cl के, सोडियम के और क्लोरीन की भी, ठीक है। बात यही है। और क्या है कि आगे आपके क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप खुद से देख लीजिएगा। आगे जो है एक और बनेगा लेक्चर जिसमें हम सारे को खत्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। आगे है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी तुरंत इसको देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, और ये लास्ट हेडिंग होगा, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जैसा समझिए यौगिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा पढ़ना। आपसे पूछ अगर 1-2 एग्जाम्पल दे देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देता है, वो कैसा शुद्ध पदार्थ है, तत्व है नहीं होगा, यौगिक ही होगा, तो यौगिक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपसे भी पूछ सकता है कि कितने अनुपात में है उनकी मिश्रण, जो यौगिक बना है वो कितने अनुपात में बना है, ठीक है, ये बात हो सकती है। तो देखिए हम मिश्रण और
यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है कि मिश्रण से इनके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे कि छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वापातन इत्यादि द्वारा पृथक किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता। यौगिक एक साइड लिखेंगे मिश्रण, एक साइड लिखेंगे यौगिक। देखिएगा बात को कि मिश्रण से इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे छानना, हो गया, और क्या है वाष्पन, और क्या लिख सकते हैं ऊर्ध्वापातन आदि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। मिश्रण में से इसके अवयविक पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वापातन आदि क्रिया से पृथक किया जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे कि यौगिक के इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला कि यौगिक के या यौगिक से इनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये आप लिख लीजिएगा उस साइड। यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। दूसरा यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों में भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होते हैं। आप क्या लिखेंगे कि यौगिक में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म भिन्न होते हैं। यहाँ से पाए जाते हैं तो यहाँ से भिन्न होते हैं, लिख लीजिएगा उस साइड। आप पूरा लिख लीजिएगा, नहीं इतना छोड़ दें, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। तीसरा लिखेंगे कि मिश्रण के बनते समय ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में न तो
शोषित होता है और न मुक्त होता है। सेम इसका विपरीत लिख देंगे कि मिश्रण के बनते समय ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में शोषित भी होता है और अवशोषित दोनों होता है। ठीक है, दोनों मुक्त होते हैं, बात कर लेंगे। और चौथा है कि मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है और इसका निश्चित होता है। इनके अवयवी द्रव्यमान में से किसी भी अनुपात में हो सकते हैं मिश्रण में, ये इनका अनुपात निश्चित होता है। एक ही जिस अनुपात में रहना चाहिए उसी अनुपात में वो रहेगा, उससे अलग नहीं उसमें चला जाएगा। जैसे जल में H2 है तो उसमें H3O4 ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं मिश्रण में, तो मिश्रण के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व इत्यादि निश्चित नहीं होते हैं और इनका यौगिक के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व निश्चित होते हैं। यौगिक समांग होता है और ये विषमांग होता है मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। इसमें एक ही प्रकार के अणु हो सकते हैं। बात कर चुके हैं, आज बस इतना ही था। अगर आप देखेंगे चार्ट पेपर बनाकर पदार्थ के पार्ट वाइज बना सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको जैसे कि पदार्थ लिखेंगे, इससे करेंगे 2 तत्व, यौगिक तत्व के प्रकार, फिर हम पहले तो देखेंगे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये समझे बात को? तो सारे बातें हम कर चुके हैं, बस इतना ही था। ये लेक्चर खत्म हुआ है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया दूसरा। अगले वीडियो में अगला जो वीडियो आएगा वो तीसरा चैप्टर का आएगा। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।